फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल अंश 5G एकेडमी में। मेरा नाम है सत्यम तिवारी और आप सभी देख रहे हैं अंश 5G एकेडमी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज हम शुरू करने वाले हैं ऐसा ट्रांसलेशन जिसमें कोई ना कोई काम हो, और काम वाले ट्रांसलेशन को हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। इसलिए आज के हम इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं। मेरी जो आगे की यानी कि कल की जो वीडियो आएगी वह आएगी एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल दो होते हैं, जिसमें एक सिंपल होता है और एक एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने वाले हैं। आगे की वीडियो में हम एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा हेल्प कीजिए, कह के करवा दीजिए और मेरी वीडियो की ताकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक आराम से पहुंचती रहे। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। हियर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों को सबसे पहले हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी वाक्य होता है उसको हम कैसे पहचानते हैं कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हमारा जो इसमें पहली हेडिंग हो जाएगी यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट PRESENTINDEFINITE प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका हम मतलब कल ही इसका अर्थ बता चुके थे कि अपूर्ण वर्तमान काल इसका अर्थ, इसकी मीनिंग होती है। तो अब हम इसकी सबसे पहले पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान आखिर क्या है। पहचान ऐसे वाक्यों के अंत में जब हम पढ़ेंगे, किसी भी हिंदी वाक्य को पढ़ें, अगर उसके अंत में लास्ट में क्या क्या शब्द आ जाए तो हम जान जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। एक तो आ जाए ता है, ती है, या ते हैं, या तो है, या तो हूं, तो हूं, मतलब कुल मिलाकर यही ऐसे ही शब्द आएंगे। आदि शब्द आ जाए तो हम तुरंत जान जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट आदि शब्द आए, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सिंपल जिस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, तो हूं, या तो थे नहीं, सिर्फ है, तो है, ते हूं, ऐसे शब्द अगर आ जाए तो लास्ट में तुरंत ऐसे शब्द आ जाए तो हम तुरंत पहचान जाएंगे कि यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैं खाता हूं तो लास्ट में क्या आया, ता हूं। मैं घर जाता हूं तो लास्ट में क्या आया, जाता हूं। वह लड़की खाती है, लास्ट में क्या आया, ती है। वह मैं अपना काम करता तो हूं तो लास्ट में क्या आया, तो हूं। मुझे घर जाना पड़ता है तो लास्ट में क्या आया, ता है। मतलब ऐसे जितने भी वाक्य होंगे वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं, उन सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जाता है। सिंपल सा इतना आप याद कर लीजिए कि जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आ जाए उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। सिंपल इतना बात आप लोगों को तो याद हो ही गई होगी। अब आगे की बात, पहचान हो गई। अब आगे की जो बात है इसकी कि अफर्मेटिव सेंटेंसों का हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, क्या होगा फार्मूला, कैसे क्या क्या करेंगे, ये सारी बातें कर लेते हैं। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, यानी कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है वह लगती है डू या डज लगती है, डू या डज लगती है। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और उसमें कंडीशन वाइज, वो कंडीशन क्या होंगे ये हम अभी बताएंगे। कंडीशन वाइज यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। सिंपल कंडीशन वाइज यस या ईएस जोड़ दिया जाता है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि अब हम बात कर लेते हैं, देखिए हम हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ यानी कि ही, सी, इट तथा किसी के नाम यानी AME नेम, अगर किसी का भी नाम होगा तो उसके साथ सिंपल हम डज का प्रयोग करेंगे। डज यानी कि किसी का नाम हो, ही, सी, इट हो या सिंगुलर नंबर नाउन हो, एक आदमी हो, कोई अकेला हो, वहां पर हम सिंपल डज का प्रयोग करेंगे। सिंपल साधारणतः। और अफर्मेटिव सेंटेंसों में वर्ब में यस या ईएस जोड़ देंगे। कब वर्ब में यस या ईएस कब जोड़ते हैं, जब जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह ही, सी, इट या किसी का नाम या सिंगुलर नंबर यानी कि अकेला होगा, तभी हम वर्ब में यस या ईएस जोड़ते हैं। और इनके साथ हमेशा सिंगुलर नंबर वर्ब यानी कि डज का प्रयोग करते हैं। ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों के लिए मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए सिंपल सी बात है कि हम वर्ब में यस या ईएस कब जोड़ेंगे, जब जो हमारा सब्जेक्ट होगा, जो कार्य करने वाला होगा वह ही, सी, इट या किसी का नाम होगा, तो हम सिंपल वर्ब में यस या ईएस जोड़ देंगे। इतनी बात समझ में आई बस। और अगर हमारा सेंटेंस आई, वी, यू, दे या प्लूरल नंबर है, प्लस प्लूरल है तो
अगर प्लूरल है तो सिंपल हम डू का प्रयोग करेंगे। कब डू का प्रयोग करेंगे? यह नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में कहते हैं, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, उसमें यस या यस नहीं जोड़ेंगे। तो वर्ब में यस या यस कब जोड़ना है? जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा ही सी इट नाम अथवा एक होगा, अकेला होगा, तो अफर्मेटिव में, सिर्फ अफर्मेटिव में हम वर्ब में यस या यस जोड़ देंगे। आई बात समझ में? दूसरी बात, जब हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या कोई प्लूरल होगा, यानी कि दो या दो से अधिक सब्जेक्ट होंगे, तो हम सिर्फ डू का प्रयोग करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, और अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस नहीं लगाएंगे। सिंपल सी इतनी बात आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसका फार्मूला, जो अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने का जो फार्मूला है वो आप लोग नोट कर लीजिए। यही पर हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा यही पर लिख दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, और इसमें सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव के अनुवाद में, अफर्मेटिव के ट्रांसलेशन में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जब वाक्य अफर्मेटिव होगा, मतलब स्वीकारात्मक होगा या सकारात्मक होगा, वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। कैसे वाक्य? जैसे मैं घर जाता हूं, मैं खाना खाता हूं, मैं पानी पीता हूं, ऐसे सेंटेंसों में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब के बाद क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के बाद प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस अगर कुछ और होगा तो अदर चीज आगे आ जाएंगी। ये फार्मूला हो जाएगा फॉर दी अफर्मेटिव। किसके लिए? अफर्मेटिव के लिए। AFFERMATIV फॉर दी अफर्मेटिव के लिए फार्मूला हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा और चीजों को, सबसे पहले यही एक एग्जांपल समझ लेंगे, तब थोड़ी सी इन चीजों को मिटाकर तब आगे बढ़ाएंगे। तो जैसे समझिए, मैं घर जाता हूँ। सिंपल, मैं घर जाता हूँ। तो आप वाक्य को पढ़े, लास्ट में क्या आया? ता है, ती है, ते है, तू हूँ, में से कुछ आया तो हाँ ता हूँ आ गया। तो मतलब कुल मिलाकर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले आप वाक्य को पढ़िए, उसके बाद में यह क्लियर कीजिए कि यह कौन सा टेंस है। तो यह क्लियर हो गया ना कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बात आती है, आप यह क्लियर कीजिए कि क्या यह अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। संसार का कोई भी ट्रांसलेशन हो, उसको बनाने के स्टेप्स यहाँ पर मैं आज बता रहा हूँ, आगे से ये स्टेप्स नहीं बताऊंगा। क्या क्या होगा? सबसे पहले ध्यान से आप वाक्य को पढ़िए, ये पहला काम कीजिए। पढ़ने के बाद क्या कीजिए? उसको क्लासिफाई कीजिए कि यह कौन सा टेंस है। दूसरा काम, तीसरा काम आप यह कीजिए कि क्या जो यह लिखा है यह अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है, तीन में से। तो आप जब यह फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उस टेंस के उस फार्मूले को लगाकर आप सीधा ट्रांसलेशन कर दीजिए, यही होगा। तो सबसे पहले हमने वाक्य को पढ़ा, फिर पहचान की कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके बाद में यह पहचानना है कि यह अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो इसमें प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव नहीं होगा, कहीं पर भी वाक्य में नहीं लगा है तो यह नेगेटिव ही नहीं होगा। तो बात आई सिंपल, अफर्मेटिव होगा। तो फार्मूला क्या लगेगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो देखिए, मैं घर जा रहा हूं, तो घर कौन जा रहा है? तो सब्जेक्ट कौन से आंसर करने पर सब्जेक्ट प्राप्त होता है? घर कौन जा रहा है? तो मैं घर जा रहा हूं, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई। सिंपल, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था, आई लिख दिए। उसके बाद बात आती है वर्ब की। वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा हो। तो काम क्या हो रहा है? घर जाने का काम हो रहा है, मतलब जाने का काम हो रहा है। आई बात समझ में? तो जाने की अंग्रेजी हो गई गो, आई गो। सिंपल। अब बात आती है कि वर्ब में यस या यस लगता है, तो क्या यहाँ पर वर्ब में यस या यस लगेगा? देखिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब सब्जेक्ट हमारा आई वी यू दे या कोई एक या एक से अधिक होगा, तो वहां पर डू का प्रयोग नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में होता है, और वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट हमारा ही सी इट या कोई किसी का नाम या कोई अकेला व्यक्ति सिंगुलर नंबर होता, तो वर्ब में यस या यस जोड़ देते। सिंपल सा फंडा है, इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। तो यहाँ पर लगेगा यस यस नहीं लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट आई है। तो आई गो, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो गो के बाद आप हमेशा एक बात, तुरंत गो जहां पर भी आ जाए उसके बाद तुरंत बिना सोचे टू लगा दीजिए। जहां पर भी गो आ जाए उसके बाद तुरंत बिना सोचे आप लोग टू लगा देंगे, बिना कुछ सोचे टू लगा देंगे, बस इतनी बात। तो आई गो, फिर उसके अंदर टू लगा देना है। आप लोग नियम में चाहे इसको मान लीजिए, चाहे जो मान लीजिए, गो के बाद तुरंत टू लगा दीजिए बस। आई गो, फिर कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? तो घर जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या हुआ? घर हुआ। आई गो टू होम। सिंपल सा हमारा ट्रांसलेशन बन के रेडी हो गया। चलिए हम दूसरा ट्रांसलेशन इसी में देख लेते हैं। शीला खाना पकाती है। तो पहला काम मैंने क्या कहा कि ट्रांसलेशन को ध्यान से पढ़िए,
शीला खाना पकाती है मैंने पढ़ा। उसके बाद में ट्रांसलेशन की पहचान कीजिए, तो लास्ट में ती है आ गया, तो तुरंत हम पहचान गए कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल। उसके बाद में यह पहचानिए कि वह अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। तो ना नहीं लगा है ना प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह सिंपल अफर्मेटिव है, यानी कि इस फार्मूले से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर से बन जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, जो काम कर रहा होता है। काम कौन कर रहा है, शीला। खाना पकाती कौन है, शीला पकाती है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, शीला, SHEELA, शीला हो गया। अब बात आती है वर्ब लिखेंगे, तो वर्ब क्या है, खाना पकाना, पकाना, और पकाना की अंग्रेजी होती है कुक, COOK, खाना पकाना की अंग्रेजी होती है कुक। अब बात आती है कि वर्ब में यस यस लगता है, तो क्या यहाँ पर वर्ब में यस यस लगेगा। देखिए पहले ही मैं बता चुका हूँ कि जब कोई अकेला होगा या किसी का नाम होगा या ही सी इट होगा, तो वहां पर हम डज का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्ब में यस या यस लगाएंगे, सिंपल। तो यहाँ पर कुक्स हो जाएगा, कुक्स हो गया, शीला कुक्स। उसके बाद में अब बात आई कि ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या पकाती है, खाना पकाती है, तो कुक्स फूड, FOOD। तो आई होप आप सभी को अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन है कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। अब बात आती है नेगेटिव व इंट्रोगेटिव के ट्रांसलेशन की। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, तो हम इंट्रोगेटिव व नेगेटिव के ट्रांसलेशन को समझाओ। It is the tense of the negative and interrogative sentence of the present indefinite tense। तो अभी हमने अफर्मेटिव पढ़ा, कैसे हम अफर्मेटिव का ट्रांसलेशन करेंगे। अब बात आती है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का ट्रांसलेशन हम सिंपल कैसे करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी यानी कि अभी तुरंत एक बार बता दी है कि हम ही सी इट या किसी के नाम अथवा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग करेंगे। आई बी यू दे या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, सिंपल एज ए हेल्पिंग वर्ब। सिंपल, इतनी बात आप लोगों के दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो अब बात आती है कि डायरेक्टली हम चलते हैं इसके फार्मूले की ओर। नेगेटिव का फार्मूला क्या होगा, नेगेटिव का फार्मूला NEGETIVE, नेगेटिव का फार्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, कुछ और जो कुछ रहे बाकी में पूरा उसको ऐसे सिंपल जोड़ते चले जाएंगे। तो अब हम चलते हैं फार्मूला बना लेते हैं NEGATIVE। देखिए यहाँ पर नेगेटिव का जो हो गया, सॉरी स्पेलिंग मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, NEGATIVE। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सिंपल ऐसा फार्मूला हो जाएगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब एज ए हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करते हैं। डू का यूज कहाँ पर करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा या आई बी यू दे होगा। डज का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा या किसी का नाम होगा या ही सी इट होगा, सिंपल। तो अब हम इसका नेगेटिव चलते हैं। देखिए समझते हैं कि जैसे मोहन गाना नहीं गाता है, तो सिंपल लास्ट में देखिए ता है ती है ते है आया, तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। उसके बाद में हम पहचानेंगे कि क्या ये अफर्मेटिव है, तो नहीं, क्योंकि नहीं लगा है। तो उसके बाद में फिर देखेंगे क्या इंट्रोगेटिव तो नहीं है, क्योंकि तो हाँ प्रश्न नहीं पूछा गया, इंट्रोगेटिव नहीं, मतलब ये सिंपल नेगेटिव है। फार्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, गाना कौन गाता है, मोहन, तो मोहन लिख दिए MOHAN, मोहन। उसके बाद में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब लगता क्या है, डू या डज, सिंपल। तो यहाँ पर क्या लगेगा, क्योंकि किसी का नाम है यानी कि सिंगुलर नंबर है, तो यहाँ पर लगेगा डज, मोहन डज। हाँ, और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो यहाँ पर नॉट होना ही होना है, प्लस नॉट, क्योंकि नॉट नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट होना ही होना है। वहां फार्मूला गलत कर दिए थे, मोहन डज नॉट। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगता है, आप लोग ये बिल्कुल कंसीडर कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगेगा। तो मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि अब उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है क्या, गाना। ये वाला गाना नहीं जो गाया जाता है, जैसे गाना एक लाल दुपट्टा हो गया, ये तो गाना हुआ, लेकिन जो सिंगर गाता है उसे गाना कहते हैं, मतलब सिंग करना, गाना। तो ये हो गया सिंग। अब बात है यस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ फार्मूले में नहीं लिखा है। नेगेटिव सेंटेंसों में व इंट्रोगेटिव सेंटेंसों में यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ यस या यस नहीं लगता है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ यस या यस लगता है। उसके लिए कंडीशन क्या होती है मैंने बता दी,
तो मोहन डज नॉट सिंग, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गई बार। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या गाता है, ए सॉन्ग, गाना गाता है। हमेशा गाना अकेला ही गाया जाता है, आप एक समय में 2 गाना साथ में नहीं गा सकते हैं, इसीलिए सॉन्ग के पीछे हमेशा ए लग जाता है। मोहन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। एक बार मैं स्पीकिंग सीखने गया था, थोड़ा अपने यहाँ पर पास में एक स्पीकिंग कोर्स था इंग्लिश वाला, वहां पर मैं गया और मेरे सर ने मुझे क्या बताया कि सॉन्ग के पहले हमेशा ए लगता है। बस मैं क्या जिद्दी खड़ा हो गया तुरंत, सर जी क्यों लगता है। अब सर जी ने क्या बताया कि हमेशा गाना अकेले गाया जाता है, मतलब एक समय में एक गाना गाया जाता है। फिर मैंने पूछा सर जी ये बताइए अगर मिक्स करके गा दिया जाए तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया यहाँ, मैं गया स्टेज पर, बुलाया स्टेज पर गया, मतलब स्पीकिंग जो होती है वहाँ पर स्टेज वगैरह मतलब बना रहता है, पोडियम वगैरह, वहाँ पर बुलाया, वहाँ पर गया, मैं चढ़ गया, मतलब थोड़ा जिद्दी था तो चढ़ गया वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने कहा चलिए गाइए मिक्स करके गाना। अब मैं गाना तो गाना आता नहीं था, कैसे गाऊं गाना, मतलब मैं मेरी एक कमजोरी समझ लीजिए, चाहे जो मुझे गाना नहीं आता है, मैं गाना गा ही नहीं सकता हूँ किसी भी हालत में। अब सर जी ने इतने बच्चों के सामने वहाँ पर खचाखच क्लास भरा हुआ था, सर जी ने कहा गाना गाइए। अब वो भी मिक्स करके, जो मैंने बोला था कि अगर मिक्स करके गाना गाया जाए तो सर जी ने कहा गाना गाइए। अब मुझे गाना आता नहीं, वहाँ पर मतलब इतना कंपल्सन, मतलब इतना मजबूर कर दिया गया कि मतलब आपको गाना होगा यहाँ पर आज। मतलब फिर 10 मिनट बचा, मतलब 10 मिनट तक खड़ा रहा, नहीं गाया। सब लोग वैसे मेरे इंतजार में बैठे रहे, सब लोग बैठे रहे, मैं खड़ा रहा, सब लोग बैठे रहे, मैं खड़ा रहा। लगभग 20 मिनट बीत गया वहाँ पर, और जब कुछ हो ही नहीं था तो मैंने सोचा अब तो गाना ही पड़ेगा। तो मैंने गाना वहाँ पर मिक्स करके थोड़ा बहुत गाया, जैसे लाल दुपट्टा और पतली कमर पतने का कैसे, मतलब वैसे वहाँ पर मिक्स करके मैंने गाया। लेकिन फिर मुझे सर जी ने वहाँ पर बताया कि आपने जब गाया लाल दुपट्टा तो एक समय में आपने सिर्फ लाल दुपट्टा गाया, फिर वहीं पर जो ही आपने मिक्स किया, कुछ भी दूसरा गाना मिक्स कर दिया हो, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भी आपने मिक्स किया, तो एक समय तो आपका बीत ही गया। और जब आपने जय हनुमान गाना शुरू किया तो वहां से आपका दूसरा समय स्टार्ट हुआ। तो टाइम के सापेक्ष आप एक समय में एक ही गाना गा सकते हैं, इसीलिए सॉन्ग के पहले हमेशा ए लगता है। वहां पर मेरी थोड़ा बेइज्जती हुई, लेकिन उससे मेरी कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब मेरा मतलब वो तो खत्म हो गया, हेजिटेशन होता है वो तो खत्म हुआ। मैं गाना तब से रोज गाने लगा, मतलब वैसे खड़ा होकर स्टेज पर और जो दिल में आया वैसे गाने लगा। तो तब से मैं गाना गाने लगा, मतलब चाहे मतलब सुर ताल बैठे या ना बैठे, गाना गाने लगा बस। तो आई होप आप सभी को ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है इसके इंट्रोगेटिव की। अब मैंने अफर्मेटिव समझाया, नेगेटिव समझाया, उसके बाद अब जो बारी आती है इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव कैसे होते हैं? इंट्रोगेटिव हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक, जब क्या से वाक्य शुरू हो, और दूसरा जब क्वेश्चन वर्ड, कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। 2 इंट्रोगेटिव होते हैं, दोनों को मैं बताने के लिए यहाँ पर चल रहा हूँ, मैं दोनों को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले वाला देखते हैं। इंट्रोगेटिव में जैसा कि हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं कि जैसे इंट्रोगेटिव आए, जैसे प्रश्न पूछा जाए, हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के खींच के आगे कर दीजिए, पहला स्टेप। उसके बाद में अब आप यह देखिए कि क्या वाक्य क्या से शुरू है। अगर वाक्य क्या से शुरू है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट, और अगर क्या से नहीं, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो उसकी इंग्लिश उठा के आप सबसे आगे लिख दीजिए, बस आपका तब क्वेश्चन कंप्लीट। सिंपल सा इतना फंडा है, वही हमें जो फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो जब क्या से शुरू हो तो फार्मूला यहाँ पर होंगे, जब क्या से शुरू हो, जब क्या से शुरू हो, क्या से शुरू, तब के लिए फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आगे चला गया, हेल्पिंग वर्ब सिंपल आगे चला गया। अब बात आई सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अगर नाट है तो नाट अपने जगह से नहीं हटेगा। अगर वाक्य में नहीं आया है कहीं तो नहीं पर ऐसे ही वहीं पर अपने जगह पर नाट लग जाएगा। नाट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर कुछ भी रहेगा और सिंपल अदर हो जाएगा। अब बात आती है अगर क्वेश्चन वर्ड आपका बीच में आए, जब कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो उसकी इंग्लिश उठा के सबसे आगे यही ऐसे लिख देंगे सिंपल, बाकी सभी उतारते आप लोग चले जाइए। सिंपल यही उतारते, मतलब प्लस करके यही उतारते चले जाइए। जब QW बीच में आए, बीच में आए। मैं आप लोगों को ये बातें स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ और फिर वही बात आई। जब आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब तुरंत खींच के आगे चला जाएगा और उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आया तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हो जाएगी। यही सिंपल फार्मूला, यही सिंपल ट्रांसलेशन यहाँ पर आज था। तो अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, बस हमारी वीडियो लगभग आज वाली कंप्लीट हो गई। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। देखिए, क्या सत्यम खाना पका लेता है? खाना पकाता है, क्या सत्यम खाना पकाता है? सिंपल, क्या सत्यम खाना पकाता है? इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे देखिए, समझते हैं।
सबसे पहले क्या है, हम सबसे पहले क्या को मूंद लेते हैं, यहाँ पर छिपा देते हैं। तो क्या है, सत्यम खाना पकाता है, सिंपल अफर्मेटिव, ताहती है लास्ट में आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो हो ही गया। सत्यम खाना पकाता है तो बनेगा क्या, सत्यम कुक्स फूड, क्योंकि सत्यम किसी का नाम है और नाम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस वाले फार्मूले से, सत्यम फिर वर्ब, सत्यम कुक्स फूड। लेकिन हम पहले जान चुके हैं कि जब हमारा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, डू या डज। अब यहाँ पर क्या आएगा, आगे डू आएगा या डज आएगा। तो डज वहां पर आता है जहां पर किसी का नाम हो, ही सी इट हो, अथवा कोई अकेला व्यक्ति हो, कोई अकेला हो काम करने वाला, वहां पर डज होता है। और जहां पर आई बी यू दे हो या फिर प्लूरल नंबर हो, यानी कि दो से अधिक लोग हो, वहां पर डू आता है। तो सत्यम किसी का नाम है, यहाँ पर आएगा डज। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सत्यम। डज सत्यम, SATYAM, डज सत्यम। और उसके बाद में क्या, नाट, तो नाट पूरे वाक्य में कहीं है नहीं। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो कुक, COOK, कुक। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट फूड, डज सत्यम कुक फूड। तो ये ट्रांसलेशन हो गया। अब क्या सत्यम खाना नहीं पकाता है, तो डज सत्यम नॉट, यहाँ सब्जेक्ट के बाद है तो नॉट कुक फूड, सिंपल। अब उसके बाद में राजीव क्यों नाचता है, एक बीच वाला हम देख लेते हैं कि राजीव क्यों नाचता है। अगर ऐसा कहीं वाक्य आ गया तो हम तुरंत जान गए कि यार अब सबसे पहले इंडेफिनिट तो है ही, उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो फार्मूला ये वाला लगेगा, यानी कि क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले। तो व्हाई, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो व्हाई। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, राजीव किसी का नाम है, तो लगेगा क्या, डज। व्हाई डज राजीव, RAJIV, व्हाई डज राजीव। अब उसके बाद में सब्जेक्ट हो गया, नाट कहाँ लगेगा, अगर नाट पूरे वाक्य में कहीं है नहीं, राजीव तुरंत बाद नाट लग जाता। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डांस, DANCE, व्हाई डज राजीव डांस। उसके बाद में ऑब्जेक्ट कुछ इसमें है नहीं, तो व्हाई डज राजीव डांस, राजीव क्यों नाचता है, राजीव क्यों नहीं नाचता है, व्हाई डज राजीव नॉट डांस, सिंपल ऐसे हो जाता। तो आई होप आप सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल था ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बात आती है एडवांस प्रेजेंट इंडेफिनिट की, जिसके लिए मैं कल वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, और कल की वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कल की वीडियो जो है बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, बहुत ही अच्छी कल की वीडियो होने वाली है। तो आई होप आप सभी को पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें से कुछ भी मिस हुआ है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों के उसके स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए व शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी वीडियोस की जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो वो आप सभी तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी कल वाली नॉलेजेबल वीडियो में, तब तक के लिए जय।